अक्टूबर 1987 के उस खौफनाक महीने के बारे में सोचिए। दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स 1929 की मंदी की तरह ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे थे। ज्यादातर इन्वेस्टर्स बर्बाद हो चुके थे। लेकिन इस तबाही के बीच एक आदमी ऐसा था जो अलग ही गेम खेल रहा था, पॉल ट्यूडर जोन्स। उनका ट्यूडर फ्यूचर्स फंड उस गिरते हुए बाजार में भी 62% का जबरदस्त रिटर्न बना रहा था। पॉल हमेशा से ही एक अलग तरह के ट्रेडर रहे हैं। उनका स्टाइल बाकी मनी मैनेजर्स से बिल्कुल जुदा था। सबसे मजेदार बात, उन्होंने लगातार 5 साल तक ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स दिए, मतलब पैसा दुगुना तिगुना किया, वो भी बहुत कम लॉस के साथ। और हाँ, 1986 में थोड़ा चूके थे, तब सिर्फ 99.2% ही बना पाए थे। पॉल की कहानी किसी फिल्मी हीरो की तरह है, जहां हर मोड़ पर जीत है। करियर एक ब्रोकर के तौर पर शुरू किया और दूसरे ही साल कमीशन से $1 मिलियन छाप दिए। 1980 में न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज पर फ्लोर ट्रेडर बने, वहां भी गदर मचा दिया। 3.5 साल में सिर्फ 1 महीने लॉस में रहे। लेकिन फिर फ्लोर की चिल्ला चोट और शोर शराबे से वो बोर हो गए, तो उन्होंने अपना खुद का फंड शुरू किया। 1984 में $1.5 मिलियन से शुरू हुआ उनका फंड 1988 तक $330 मिलियन का हो गया। यानी अगर किसी ने $1000 लगाए होते तो वो $17,000 से भी ज्यादा बन चुके होते। पॉल एक ऐसे इंसान हैं जिनमें कॉन्ट्रडिक्शंस कूट-कूट के भरा है। निजी जिंदगी में एकदम शांत, लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त किसी सख्त ड्रिल सार्जेंट की तरह गरजते हैं। बाहर से थोड़े घमंडी लग सकते हैं, लेकिन आमने सामने बहुत ही विनम्र। जहां एक तरफ वो आलीशान जिंदगी जीते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका असली जुनून रॉबिनहुड फाउंडेशन के जरिए अमीरों से पैसा जुटाकर गरीबों की मदद करना है। लाइव ट्रेडिंग का वो किस्सा। पॉल ट्यूडर जोन्स के काम करने का तरीका समझने के लिए उस दिन का किस्सा बहुत मशहूर है, जब उनका इंटरव्यू दोपहर 3:15 पर तय हुआ था। ये वो समय होता है जब ज्यादातर फ्यूचर्स मार्केट्स बंद हो चुके होते हैं, लेकिन S&P स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स अभी भी चल रहे थे। और यही पॉल का सबसे पसंदीदा मैदान था। मिलने वाले को लगा होगा कि शायद गलत टाइम पर आ गए हैं, क्योंकि पॉल पूरी तरह ट्रेडिंग में डूबे हुए थे। सच तो ये है कि उस आदमी के लिए मार्केट कभी सोता नहीं है। नजारा देखने लायक था। वो स्पीकर फोन पर चिल्ला रहे थे और ट्रैफिक के शोर शराबे के बीच अपना ऑर्डर पूरा कर रहे थे। फिर अचानक जैसे कुछ हुआ ना हो, उन्होंने बड़े कूल अंदाज में कहा, कोई दिक्कत नहीं, चलो बात शुरू करते हैं। उस दिन पॉल सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि एक बड़े मार्केट क्रैश की आशंका में अपनी पोजीशन सेट कर रहे थे। उनके ऑर्डर देने का तरीका किसी टेनिस खिलाड़ी के तेज दरार शॉट जैसा था, फुर्तीला और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। वो चिल्लाए, 300 पर बाय करो, गो गो गो, क्या हम अंदर हैं। उनकी आवाज में गजब की एनर्जी थी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो ट्रेडिंग और बातचीत के बीच ऐसे स्विच कर रहे थे जैसे ये उनके लिए कोई मामूली बात हो। बातों बातों में उन्होंने अपने गुरु एली ट्यूलिस का जिक्र किया। उनसे पॉल ने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो थी इमोशनल कंट्रोल। चाहे मार्केट कितना भी गिर रहा हो, चाहे कितना भी नुकसान हो रहा हो, चेहरे पर शिकन नहीं आनी चाहिए। और उस दिन पॉल ने यह साबित भी कर दिया। बताया जाता है कि उस शाम मार्केट में अचानक रैली आ गई, यानी तेजी, और पॉल को $1 मिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ। लेकिन वो इतने शांत थे कि जब तक क्लोजिंग प्राइसेस चेक नहीं किए गए, किसी को भनक तक नहीं लगी कि बाजार उनके खिलाफ चला गया था। फ्लेक्सिबिलिटी, जिद नहीं, मुनाफा जरूरी है। इस किस्से का दूसरा हिस्सा करीब 2 हफ्ते बाद का है। जब दोबारा मुलाकात हुई तो पॉल की सबसे बड़ी खूबी देखने को मिली। पिछली बार जब बात हुई थी तो वो मार्केट को लेकर बहुत बेरिश थे और उन्होंने भारी शॉर्ट पोजीशंस ले रखी थी। लेकिन इस बार वो एकदम बुलिश हो चुके थे। उन्होंने साफ कह दिया, ये मार्केट अब ओवरसोल्ड हो गया है, यानी अब और नहीं गिरेगा। यही पॉल का सीक्रेट है, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे ही उन्हें लगा कि उनका पिछला अंदाजा गलत है, उन्होंने जिद नहीं पकड़ी, तुरंत अपनी पोजीशन बदल ली और उनका यह फैसला एकदम सही साबित हुआ। हालांकि उस दौर में वो थोड़े डरे हुए भी लग रहे थे। उन्हें डर था कि 1987 जैसा क्रैश अगर दोबारा हुआ तो सरकार और रेगुलेटर्स उन जैसे बड़े स्पेकुलेटर्स के पीछे पड़ सकते हैं। वो काफी सावधानी बरत रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो थोड़े ज्यादा ही सतर्क यानी पैरानॉइड हो गए हैं। लेकिन भाई, जब आप इतने बड़े आर्थिक संकट के बीच खड़े हों तो ये डर लाजमी है कि कहीं खराब खबरों का ठीकरा आपके ही सिर न फोड़ दिया जाए। शुरुआत, ट्रेडिंग का नशा और गुरु की तलाश। पॉल ट्यूडर जोन्स का ट्रेडिंग से इश्क कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ, जब उन्होंने रिचर्ड डेनिस का एक आर्टिकल पढ़ा। उन्हें लगा कि भाई, ये दुनिया की सबसे शानदार नौकरी है। वैसे भी उनके खून में ट्रेडिंग थी, क्योंकि उनके चाचा बिली डोनावंत कॉटन के बहुत बड़े सौदागर थे।
1976 में कॉलेज खत्म होते ही पॉल ने अपने चाचा से कहा कि मुझे भी इस खेल में उतरना है। लेकिन उनके चाचा बिजनेस के कैश साइड यानी माल बेचने खरीदने में थे, जबकि पॉल को एक एक्टिव ट्रेडर बनना चाहते थे। तो चाचा ने उन्हें न्यू ऑरलीन्स भेज दिया एली ट्यूलिस के पास। एली उस वक्त के सबसे बेहतरीन ट्रेडर माने जाते थे। पॉल ने एली के कहने पर न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज के फ्लोर पर एक क्लर्क की तरह काम शुरू किया। वहां उन्होंने मार्केट की नब्ज पहचानी, डेटा एनालिसिस किया और 6 महीने बाद सीधे एली के लिए काम करने लगे। एली के साथ काम करना पॉल के लिए किसी जादुई अनुभव से कम नहीं था। एली एक शुद्ध स्पेक्युलेटर थे। उनका जिगरा देखो, वो अकेले ही पूरे मार्केट के ओपन इंटरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स तक ट्रेड करते थे। एली का स्टाइल एकदम बिंदास था। वो फ्लोर पर कभी अपनी पोजीशन छिपाते नहीं थे। वो अपने ही ब्रोकर से खुल्लम खुल्ला ट्रेड करते थे। इससे पॉल ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। मार्केट आखिर में वहीं जाएगा जहां उसे जाना है, चाहे दुनिया को तुम्हारी पोजीशन पता हो या नहीं। लेकिन यहां पॉल अपने गुरु से थोड़े अलग है। आज पॉल अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं। वो अपने बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जैसे एक ब्रोकर को 116 और दूसरे को 184 कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि मार्केट को उनकी असली चाल की भनक न लगे। ट्रेडिंग के वो 3 सुनहरे नियम। एली ट्यूलिस से पॉल ने 3 ऐसी बातें सीखी जो आज भी उनकी ट्रेडिंग की नींव है। मेंटल टफनेस। ट्रेडिंग बच्चों का खेल नहीं है। यहां अगर टिकना है तो इमोशनल शॉक्स को झेलने की ताकत होनी चाहिए। एग्जिट की कला। जब आप बहुत बड़े साइज में ट्रेड करते हैं तो आप तब नहीं निकल सकते जब आप चाहें। आपको तब निकलना पड़ता है जब मार्केट आपको मौका दे। पॉल ने देखा कि जब मार्केट नए हाई बनाता है तो वहां अक्सर स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं और लिक्विडिटी होती है। इसलिए वो अक्सर नया हाई बनते ही अपनी आधी पोजीशन बेच देते हैं। भीड़ से उल्टा चलो, कॉन्ट्रेरियनिज्म। एली को देखकर पॉल समझ गए कि जब चार्ट पर मार्केट सबसे मजबूत और शानदार दिखता है, अक्सर वही बेचने का सबसे सही टाइम होता है। 1979 का वो भयानक दिन, अहंकार और बर्बादी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपनी जीत से ज्यादा अपनी हार से सीखता है। पॉल के लिए वो सबक 1979 के कॉटन मार्केट में मिला। दोस्तों, उस वक्त पॉल एक ब्रोकर थे और जुलाई कॉटन में करीब 400 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग यानी खरीद रखे थे। मार्केट 82 से 86 सेंट के बीच झूल रहा था। पॉल हर गिरावट पर और खरीद रहे थे। एक दिन मार्केट ने अपना पिछला लो तो तोड़ा और थोड़ा सा संभला। पॉल को लगा कि बाजार में मजबूती है। अहंकार में आकर उन्होंने अपने फ्लोर ब्रोकर को चिल्लाकर ऑर्डर दिया, 82.90 पर 100 कॉन्ट्रैक्ट्स और खरीदो। जैसे ही उनके ब्रोकर ने बोली लगाई, पिट की दूसरी तरफ से रेफको का एक ब्रोकर चिल्लाया, सोल्ड, बेचा। ये वो पल था जब पॉल के पैरों तले जमीन खिसक गई। रेफको के पास डिलीवरी देने के लिए असली माल कॉटन मौजूद था। पॉल को 1 सेकंड में समझ आ गया कि बाजार ऊपर नहीं जाने वाला, बल्कि सीधे पाताल में गिरेगा। उन्हें पता चल गया कि भाव अब 78 सेंट तक टूटेंगे। पॉल की हालत खराब हो गई। उनका चेहरा इतना पीला पड़ गया कि पास खड़े एक आदमी ने मजाक में कहा, भाई तबीयत खराब है तो बाथरूम हो आओ। पॉल सच में बाहर गए, पानी पिया और वापस आकर अपने ब्रोकर को कहा, सब बेच दो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिर्फ 60 सेकंड में मार्केट लिमिट डाउन यानी लोअर सर्किट हो गया। वो सिर्फ 220 कॉन्ट्रैक्ट्स ही बेच पाए। अगली सुबह मार्केट फिर बड़ी गिरावट के साथ खुला। जब तक वो पूरी तरह बाहर निकले, उनके अकाउंट्स की 60 से 70% इक्विटी साफ हो चुकी थी। उस हादसे ने पॉल को तोड़कर रख दिया, यहां तक कि वो ट्रेडिंग छोड़ने का सोच रहे थे। लेकिन उस हार ने उन्हें 2 कड़े सबक सिखाए, जो आज भी उनके साथ हैं। मार्केट के सामने कभी माचो मतलब हीरो बनने की कोशिश मत करो। कभी भी ओवर ट्रेड मत करो। गलती ये नहीं थी कि उनकी दिशा गलत थी, गलती ये थी कि उन्होंने अपनी हैसियत से बहुत बड़ी पोजीशन ले रखी थी। विनाश से अनुशासन तक एक नई शुरुआत। 1979 में जब वो भयानक कॉटन ट्रेड गलत गया, तब पॉल को इस धंधे में आए मुश्किल से 3.5 साल ही हुए थे। शुरुआत अच्छी थी, क्लाइंट्स का पैसा 3 गुना कर चुके थे, लेकिन बीच बीच में बड़े झटके और फिर वो कॉटन वाली तबाही, ये सब उन्हें एक दौराहे पर ले आया। ये पॉल के लिए लगभग गेम ओवर जैसा था। उस हार ने उन्हें आईने के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने खुद से कहा, मिस्टर स्टूपिड, एक ही ट्रेड पर सब कुछ दांव पर क्यों लगा रहे हो? जिंदगी को दर्द की जगह मजेदार क्यों नहीं बनाते? ये पॉल के लिए एक आत्मशुद्धि कैथार्टिक अनुभव था। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि तय किया कि अब वो अपनी ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन वाला बिजनेस बनाएंगे। यहीं से मनी मैनेजमेंट उनकी ट्रेडिंग का धर्म बन गया। सबसे पहले डिफेंस।
इस घटना के बाद पॉल का स्टाइल 180 डिग्री बदल गया। वो अब पहले से ज्यादा तेज और डिफेंसिव हो गए। पहले वो सोचते थे कि मैं कितना कमा सकता हूं, लेकिन अब ट्रेड लेने से पहले वो सिर्फ एक चीज सोचते हैं, मैं कितना खो सकता हूं। उनका मानना है कि ट्रेडिंग में हीरो बनने के लिए शानदार ऑफेंस नहीं, बल्कि शानदार डिफेंस खेलना जरूरी है। उनके दिमाग में हमेशा एक मेंटल स्टॉप रहता है। अगर भाव उस नंबर को छू गया तो कोई सवाल नहीं, कोई उम्मीद नहीं, वो बस बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, पॉल अपने रिस्क को किसी एक ट्रेड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपनी कुल इक्विटी यानी पूंजी के हिसाब से देखते हैं। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, वो हर सुबह ये सोचकर मार्केट में नहीं आते कि उनके पास कल की पोजीशंस है। वो ये मानते हैं कि वो पिछली रात के क्लोजिंग प्राइस से मार्केट में एंटर हुए हैं। उनका कहना है, मेरे लॉन्ग या शॉर्ट होने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात बेमानी है कि मैंने किस भाव पर एंट्री ली थी। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आज अभी मैं इस पोजीशन पर बुलिश हूं या बेरिश। पॉल अपने महीने के नुकसान पर भी कड़ी नजर रखते हैं। उनका रूल है, किसी भी महीने में डबल डिजिट यानी 10% या उससे ज्यादा लॉस कभी नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स। पॉल ने अपने तजुर्बे से कुछ नियम बनाए हैं जो हर ट्रेडर के लिए पत्थर की लकीर होने चाहिए। रूल नंबर 1, नेवर एवरेज लूजर्स। गिरते हुए ट्रेड में और पैसा कभी मत डालो, ये आग में घी डालने जैसा है। रूल नंबर 2, पोजीशन साइजिंग। जब ट्रेडिंग खराब चल रही हो तो साइज छोटा कर दो, जब अच्छी चल रही हो तब साइज बढ़ाओ। पॉल जब अपने सबसे बुरे दौर में होते हैं तब वो सबसे छोटे साइज से ट्रेड कर रहे होते हैं। रूल नंबर 3, हीरो मत बनो। पॉल कहते हैं, अपना अहंकार घर छोड़कर आओ। जिस पल तुम्हें लगेगा कि तुम मार्केट के उस्ताद हो, तुम खत्म हो जाओगे। रूल नंबर 4, बेचैनी का इलाज। अगर कोई पोजीशन आपको रात भर जगा रही है या बेचैन कर रही है तो बस बाहर निकल जाओ। मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा, फ्रेश स्टार्ट करना हमेशा बेहतर होता है। स्विंग ट्रेडिंग और बॉटम पकड़ने का नशा। जैसी लिवरमोर की वो बात, लंबे समय में तुम मार्केट्स को हरा नहीं सकते, पॉल को हमेशा डरा कर रखती है। इतनी सफलता के बाद भी वो डरते हैं और यही डर उन्हें सतर्क रखता है। जहां दुनिया कहती है कि गिरते हुए चाकू को मत पकड़ो या टॉप और बॉटम मत पकड़ो, पॉल ठीक इसका उल्टा करते हैं। वो एक स्विंग ट्रेडर है। उनका मानना है कि सबसे मोटा पैसा मार्केट के टर्न्स यानी मोड़ पर ही बनता है। वो ट्रेंड फॉलोअर बनने में यकीन नहीं रखते, क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस बहुत दूर यानी वाइड लगाने पड़ते हैं। पॉल खुद को मार्केट अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। उनका तरीका है प्रोबिंग यानी टटोलना। वो टॉप या बॉटम पकड़ने के लिए एक छोटा ट्रेड डालते हैं। अगर गलत हुए, स्टॉप हिट हुआ तो बाहर, फिर दोबारा कोशिश करते हैं। आम लोग सिर्फ उनकी सफलता देखते हैं, जैसे वाह, पॉल ने बिल्कुल नीचे से खरीदा, लेकिन वो उन पिछली 4-5 कोशिशों को नहीं देखते जहां उन्होंने छोटे छोटे लॉस लिए थे। दोस्तों, पॉल का मानना है कि आम लोगों को लगता है मार्केट मैनिपुलेट होता है। वो इसे एक शानदार उदाहरण से समझाते हैं। कहते हैं, आप अलास्का में दुनिया की सबसे बेहतरीन दुकान खोल सकते हैं, लेकिन अगर कोई वहां खरीदना ही न चाहे तो आप दिवालिया हो जाएंगे। यानी अगर फंडामेंटल्स में दम नहीं है तो कोई भी ऑपरेटर बाजार को ऊपर नहीं रख सकता। दूसरों की राय और वो ऑयल ट्रेड। पॉल दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर से बात करते रहते हैं, लेकिन वो आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। इसका एक किस्सा है उनके क्रूड ऑयल ट्रेड का। पॉल को लग रहा था कि तेल गिरेगा, बेरिश, लेकिन उन्हें जो सबसे बेहतरीन ऑयल ट्रेडर मालूम था वो तेजी, बुलिश में था। पॉल ने उस ट्रेडर से बहस नहीं की, बस इंतजार किया। उन्होंने तब तक शॉर्ट नहीं किया जब तक उस बड़े खिलाड़ी ने ये नहीं कह दिया कि मैं अब फ्लैट हो रहा हूं। जैसे ही वो बड़ा खिलाड़ी हट गया, पॉल ने आक्रामक तरीके से शॉर्ट किया और मोटा मुनाफा कमाया। इतिहास से कोई मोह नहीं, पॉल की सबसे बड़ी ताकत। पॉल बॉब ब्रेचटर की एलियट वेव थ्योरी के बड़े फैन हैं, क्योंकि ये बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड मौके देती है। लेकिन पॉल को जो चीज बाकी सबसे अलग बनाती है वो है उनकी वर्तमान में जीने की कला। उनके लिए 3 सेकंड पहले मार्केट में क्या हुआ या उन्होंने क्या गलती की वो अब इतिहास है। वो अपनी पुरानी राय या पोजीशन से इमोशनली नहीं जुड़ते। ये खूबी उन्हें हर पल एक क्लीन स्लेट के साथ मार्केट को देखने की आज़ादी देती है, और फ्लेक्सिबिलिटी उनकी असली ताकत है। फंड का साइज और स्किन इन द गेम। पॉल ट्यूडर जोन्स को हमेशा एक डर सताता रहता था, क्या उनके फंड का साइज इतना बड़ा हो गया है कि अब परफॉर्मेंस गिर जाएगी। ये सवाल उन्हें रोज परेशान करता था। यही वजह थी कि उन्होंने बहुत पहले ही नए इन्वेस्टर्स से पैसा लेना बंद कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि फंड इतना भारी हो जाए कि हाथी की तरह धीरे चलने लगे। पॉल ने ब्रोकरेज और मनी मैनेजमेंट दोनों दुनिया देखी थी। उन्होंने ब्रोकरेज का काम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वहां उन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगती थी।
एक ब्रोकर को तब भी कमीशन मिलता है जब क्लाइंट का पैसा डूब रहा हो। ये बात पॉल को हजम नहीं होती थी। उन्हें मनी मैनेजमेंट पसंद आया क्योंकि यहां नियम साफ था, पैसा तभी मिलेगा जब आप क्लाइंट को कमा कर दोगे। अपने काम पर उनका भरोसा देखिए, उनकी अपनी कुल दौलत का 85% हिस्सा उन्हीं के फंड्स में लगा हुआ है। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। उनका मानना है कि उनका पैसा दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह पर है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो कितने डिफेंसिव ट्रेडर हैं। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर 1987 की, जब दुनिया रोई, पॉल ने इतिहास रचा। अक्टूबर 1987 का वो क्रैश, जिसे ब्लैक मंडे कहते हैं, जिसने दुनिया भर के निवेशकों को सड़क पर ला दिया था, वो पॉल की जिंदगी का सबसे रोमांचक हफ्ता था। जहां दूसरे लोग डर के मारे कांप रहे थे, पॉल और उनकी टीम 1986 के बीच से ही इस गिरावट का इंतजार कर रही थी। उनके पास एक 1929 एनालॉग मॉडल था। उन्होंने देखा कि 1920s के दशक के और 1980s के दशक के चार्ट्स में गजब की समानता है। वो जानते थे कि इतिहास खुद को दोहराने वाला है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उस समय के ट्रेजरी सेक्रेटरी बेकर ने बयान दिया कि अमेरिका अब डॉलर को गिरते हुए नहीं बचाएगा। पॉल समझ गए कि ये मार्केट के लिए किस ऑफ डेथ है। 19 अक्टूबर यानी ब्लैक मंडे को, जब मार्केट ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था, पॉल ने दिन के अंत में अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर की और मोटा मुनाफा घर ले गए। लेकिन असली जादू तो बॉन्ड मार्केट में हुआ। पूरा दिन बॉन्ड्स गिर रहे थे। पॉल अपने क्लाइंट्स का पैसा बचाने को लेकर बहुत चिंतित थे, लेकिन आखिरी आधे घंटे में बॉन्ड्स अचानक ऊपर मुड़े। पॉल का शातिर दिमाग तुरंत चल पड़ा। उन्होंने सोचा, फेडरल रिजर्व अब मार्केट को बचाने के लिए भारी लिक्विडिटी डालेगा, और जब पैसा सिस्टम में आएगा तो बॉन्ड्स के दाम बढ़ेंगे। इस एक विचार ने बाजी पलट दी। उन्होंने आक्रामक होकर बॉन्ड्स खरीदे और उस गिरते बाजार में भी जबरदस्त दौलत कमाई। दोस्तों, पॉल का फिलॉसफी बहुत सीधा है। बर्बादी निर्माण से 100 गुना तेज होती है। यानी एक इमारत बनने में बरसों लगते हैं, गिरने में कुछ सेकंड। पॉल को लगता था कि वॉल स्ट्रीट को 1987 में एक जानलेवा झटका लगा है, लेकिन लोग अभी भी शॉक में हैं। उन्हें दर्द महसूस नहीं हो रहा। पॉल इतिहास के बहुत बड़े विद्यार्थी हैं। उनका मानना है कि जब क्रेडिट यानी उधार हद से बढ़ जाता है तो वो बड़े बड़े साम्राज्यों को निगल जाता है, चाहे वो पुराना रोम हो या स्पेन। वो उस दौर की रीगनॉमिक्स के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि उधार लेकर जो समृद्धि दिखाई जा रही है वो एक धोखा है, इसका बिल भविष्य में भरना ही पड़ेगा। उन्हें डर था कि समाज को फिर से फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखने के लिए एक दर्दनाक मंदी यानी डिप्रेशन से गुजरना होगा। सिस्टम ट्रेडिंग, ट्रेंड ही दोस्त है। सैकड़ों ट्रेडिंग सिस्टम्स टेस्ट करने के बाद पॉल को आखिरकार एक ऐसा सिस्टम मिला जो सच में काम करता था। ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। इस सिस्टम का मूल मंत्र है रेंज एक्सपेंशन। इसको ऐसे समझें, जब मार्केट शांत होता है और एक छोटे दायरे यानी रेंज में फंसा होता है और फिर अचानक उस दायरे को तोड़कर बाहर निकलता है, तो इंसान की फितरत होती है उसके खिलाफ फेट जाने की। लोग सोचते हैं, अरे बहुत भाग गया, अब वापस आएगा। लेकिन पॉल का सिस्टम कहता है, नहीं, अगर रेंज टूटी है तो इसका मतलब है कि मार्केट ने अपनी दिशा चुन ली है। उसके साथ चलो, उसके खिलाफ नहीं। अब वो अपने फंड का एक हिस्सा इसी सिस्टम के भरोसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्राइस एक्शन झूठ नहीं बोलता। इंसान बनाम मशीन और टाइम स्टॉप का जादुई हथियार। पॉल का मानना है कि जब बात डेटा ट्रैक करने की हो तो कंप्यूटर का कोई मुकाबला नहीं। एक अच्छी मशीन हजारों बाजारों को एक साथ देख सकती है, खासकर उन 15% समय में जब बाजार एक तरफा भाग रहा होता है यानी ट्रेंड में होता है। तब मशीन इंसान से 10 गुना ज्यादा कमा सकती है। लेकिन पॉल को पूरा यकीन है कि जब बाजार उलझा हुआ हो, जब पैटर्न समझ न आ रहे हों, तब एक प्रो ट्रेडर ही बाजी मारेगा। मशीन लकीर की फकीर होती है, इंसान बाजार की नब्ज समझता है। इंटरव्यू के 2 हफ्ते बाद एक अजीब बात हुई। पॉल, जो पहले बाजार को लेकर एकदम बेयरिश थे, अचानक बुलिश हो गए। कोई बड़ी खबर नहीं आई थी, बस बाजार का व्यवहार बदल गया था। पॉल का एक उसूल है, प्राइसेस पहले चलती हैं, फंडामेंटल्स बाद में। यहां पॉल ने अपने गुरु एली टुलिस का सिखाया हुआ एक ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, जिसे कहते हैं टाइम स्टॉप यानी टाइम स्टॉप। आमतौर पर हम और आप प्राइस स्टॉप लगाते हैं कि अगर भाव 100 से 90 आया तो बेच दूंगा, लेकिन पॉल वक्त को भी एक स्टॉप लॉस मानते हैं। उनका 1929 वाला मॉडल चीख चीख कर कह रहा था कि बाजार को अब तक गिर जाना चाहिए था, लेकिन जब तय समय सीमा में बाजार नहीं गिरा तो पॉल समझ गए कि उनका एनालिसिस गलत हो रहा है। उन्होंने जिद नहीं की और तुरंत अपनी मंदी वाली पोजीशन से बाहर निकल गए। मॉडल फेल क्यों हुआ? जवाब था उधार
यानी क्रेडिट। 1920 के दशक में दुनिया कैश पर चलती थी। आज सब कुछ उधार पर है। पॉल ने उदाहरण दिया कि आज वोल्वो कार खरीदने के लिए 10-10 साल यानी 120 महीने का लोन मिल रहा है। पॉल का कहना था कि जब उधार इतना सस्ता और आसान हो तो मंदी या गिरावट तुरंत नहीं आती, वो टल जाती है, डिले हो जाती है। बाजार गिरेगा तो सही, लेकिन इस उधार ने उस गिरावट को थोड़ा आगे धकेल दिया है। दोस्तों, इतना पैसा कमाने के बाद भी पॉल को एक डर सताता है। उन्हें लगता है कि देश में आर्थिक संकट आया तो आम जनता उन ट्रेडर्स को नफरत की निगाह से देखेगी। लोगों को ये नहीं दिखेगा कि इसके पीछे पॉल की बरसों की मेहनत और होमवर्क था। उन्हें लगेगा कि इनके पास जरूर कोई इनसाइड इन्फो या गुप्त ज्ञान था। वो नहीं चाहते कि उन्हें विलन समझा जाए। टैलेंट की खोज। क्या ट्रेडिंग सिखाई जा सकती है? जब पॉल 21 साल के थे तो किसी ने उन पर भरोसा किया और उन्हें सिखाया था। उस कर्ज को चुकाने के लिए पॉल ने भी करीब 35 नए लड़कों को काम पर रखा और ट्रेन किया, लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं। पॉल मानते हैं कि वो पहले दूसरों की क्षमता को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते थे। उन्हें लगता था कि किसी को भी अच्छा ट्रेडर बनाया जा सकता है, लेकिन अब वो समझ गए हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए एक पैदाइशी हुनर यानी इन्नेट टैलेंट होना जरूरी है। ये हर किसी के बस की बात नहीं। बाजार से इतना कुछ पाने के बाद पॉल को लगता है कि समाज को लौटाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने रॉबिन हुड फाउंडेशन बनाया। यहां भी उन्होंने अपना ट्रेडिंग वाला दिमाग लगाया, लेवरेज का सिद्धांत। उनका मानना है कि अगर आप एक बच्चे की मदद करते हैं तो सिर्फ उसका भला नहीं होता, उसका असर उसके पूरे परिवार और समुदाय पर पड़ता है। वो अमीरों से पैसा लेते हैं और बिना किसी सरकारी लेत लतीफी के सीधे गरीबों तक पहुंचाते हैं। वो कहते हैं, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूं, बस किस्मत से सही टाइम पर सही जगह था। ट्रेडिंग एक नशा, एक जुनून। आखिर में पॉल के लिए ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। एक खराब ट्रेडिंग दिन से बुरा कुछ नहीं होता। इंसान खुद को बहुत छोटा और हारा हुआ महसूस करता है, लेकिन पॉल को यही उतार चढ़ाव पसंद है। वो कहते हैं, ट्रेडिंग आपको शिद्दत से महसूस कराती है कि आप जिंदा हैं। हारने का दर्द गहरा होता है, लेकिन जीतने का रोमांच और हर पल बाजार की धड़कन के साथ धड़कना, यही वो चीज है जो पॉल ट्यूडर जोन्स को एक लेजेंड बनाती है। वो जिंदगी को किनारों पर, ऑन दी एज जीना पसंद करते हैं। आम ट्रेडर के लिए गुरु मंत्र, पैसा बनाना नहीं, बचाना सीखो। जब पॉल ट्यूडर जोन्स से पूछा गया कि एक आम ट्रेडर के लिए उनकी सबसे बड़ी सलाह क्या होगी, तो उन्होंने घुमा फिरा कर बात नहीं की। उनका जवाब एकदम सीधा था, भाई पैसा बनाने पर फोकस मत करो, तुम्हारा पूरा ध्यान इस पर होना चाहिए कि जो पैसा तुम्हारे पास है उसकी रक्षा कैसे करनी है। भविष्य को लेकर उनका विजन एकदम साफ है। वो खुद को अगले 10-15 साल तक ट्रेडिंग करते हुए ही देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं है, जीने का तरीका है। इसके सिवा उन्हें और कुछ आता भी नहीं और ना ही वो कुछ और करना चाहते हैं। वैसे तो पॉल शुरुआत से ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहे, लेकिन 1979 के पहले उनके खाते में उतार चढ़ाव बहुत तेज थे। लेकिन उस दर्दनाक कॉटन ट्रेड जिसका जिक्र हमने पहले किया था ने उनके दिमाग की वायरिंग बदल दी। उस पेट मरोड़ने वाले एहसास ने उन्हें सिखा दिया कि रिस्क कंट्रोल ही भगवान है। आज रिस्क कंट्रोल ही उनकी ट्रेडिंग स्टाइल की आत्मा है। जब भी वो कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ये सपना नहीं देखते कि मैं कितना कमाऊंगा, बल्कि उनका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूं। पॉल का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक नियम है। वो अपनी हर पोजीशन को दिमागी तौर पर पिछली रात के क्लोजिंग प्राइस पर मार्क करते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए उन्होंने 100 पर खरीदा और भाव 120 हो गया। वो ये नहीं सोचते कि मेरे पास 20 रुपए का मुनाफा है, थोड़ा रिस्क ले लेता हूं। नहीं, वो मानते हैं कि उनकी खरीद ही 120 की है। वो कभी भी खुद को मुनाफे का कुशन महसूस नहीं होने देते। इससे वो कभी लापरवाह या कंप्लेसेंट नहीं होते। वो अपने पोर्टफोलियो को बाज की नज़र से रियल टाइम मॉनिटर करते हैं। उनका अनुशासन इतना सख्त है कि अगर किसी एक ट्रेडिंग सेशन में उनकी इक्विटी 1 से 2% भी गिर जाए तो वो तुरंत अपनी सारी पोजीशंस बेचकर बाहर निकल जाते हैं। उनका कहना है, मार्केट में वापस घुसना बाहर निकलने से हमेशा आसान होता है। पहले जान बचाओ, फिर ट्रेड करो। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जब नुकसान होता है तो बदला लेने के लिए बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं। पॉल इसका ठीक उल्टा करते हैं।
जब उनका टाइम खराब चल रहा होता है और वो लगातार गलत हो रहे होते हैं तो वो अपनी पोजीशन साइज को बढ़ाते नहीं बल्कि लगातार छोटा करते जाते हैं। यानी जब उनकी परफॉर्मेंस सबसे खराब होती है तब वो अपनी सबसे छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं ताकि नुकसान सीमित रहे। उनका एक सख्त नियम है कि किसी भी महीने में डबल डिजिट लॉस यानी 10% से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। और जब वो जीत रहे होते हैं तब वो और भी ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कोई गलती ना हो जाए। पॉल ट्यूडर जोन्स की पूरी जिंदगी का निचोड़ बस एक लाइन में है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा नियम ये नहीं है कि तुम कितना शानदार अटैक यानी ऑफेंस करते हो, बल्कि ये है कि तुम कितना शानदार डिफेंस यानी डिफेंस खेलते हो। अगर तुम अपने पैसे को बचा पाओ तो बाजार आपको कमाने का मौका जरूर देगा। थैंक यू।